एडिशंस एंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर 12वीं कक्षा का, पढ़कर तो ख़त्म हो चुका है। एक बार इसकी नोट्स मार्किंग कर लेते हैं कि इस चैप्टर्स में एनसीईआरटी में कितने टाइप के हम लोग थ्योरी क्वेश्चंस बिटवीन द लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला पैराग्राफ है यानी कि इंट्रो वाला जो पैराग्राफ है, इस इंट्रो वाले पैराग्राफ में जो तुमको ये लाइन नंबर 5 दी है जिसमें ब्रास के बारे में बताया गया है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी मार्किंग कर लो। कल को यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ ब्रास, या फिर एमसीक्यू भी आ सकता है कि ब्रास का कंपोजिशन बताइए, चार्ट वर्क ऑप्शंस, तो कैसा भी होगा। इसी के जस्ट नीचे जो जर्मन सिल्वर है, इसके कंपोजिशन के बारे में भी लिखा है कि इसमें भी कॉपर होता है, इसमें जिंक होता है जैसा ब्रास में होता है, और इसमें एक चीज़ और होती है और वो पाई जाती है निकल। तो ये निकल वाली मार्किंग कर लो। फिर ब्रोंज़ के बारे में भी यहाँ पर लिख कर दिया है उन्होंने क्या कि ब्रोंज़ क्या है। तो ब्रोंज़ इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन। तो ये जो टोटल ये जो 3 लाइन्स है, इन 3 लाइन्स में से तुम्हें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ लेगा कि या तो एमसीक्यू में या तो फिर मान के चलते हैं शॉर्ट आंसर्स बना लें कि इसका कंपोजिशन लिखो, उसका कंपोजिशन लिखो, वगैरह वगैरह। अब इसी सेम पैराग्राफ में नीचे एक इंट्रोडक्शन लिखा है हमारे दांतों के बारे में कि अगर हम फ्लोराइड आयंस का इंटेक, ठीक है, 1 ppm से ज़्यादा करते हैं, दैट इज़ अप टू 1.5 ppm, तो वही फ्लोराइड आयंस जो 1 ppm की कंसंट्रेशन तक हमारे दांतों के लिए हेल्पफुल होता था, आफ्टर 1.5 ppm वही सेम फ्लोराइड आयंस हमारे दांतों के लिए डेंजरस है। तो यहाँ से अपन एक और थ्योरी वाला क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 पार्ट पर मिलियन ppm से लेकर, ठीक है, ये चीज़ तुम लोगों की पॉइजनस तक आ जाए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा वो इस तरीके से बन सकता है कि टूथ डिके, ठीक है, हाउ टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड और कॉज्ड। उसको आप प्रिवेंट कैसे करेंगे, आप उसे कॉज कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ फ्लोराइड आयंस। तो हम इसमें बताएंगे कि अगर 1 ppm तक हम कंसंट्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तब वो हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर 1.5 ppm क्रॉस हो रहा है देन इट इज़ नॉट एट ऑल गुड। फिर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर और दी हुई है, बहुत ही बेबी वाली इन्फॉर्मेशन है कि सोडियम फ्लोराइड जो है वो इस्तेमाल होता है रैट पॉइजन में। देखो एनसीईआरटी का कुछ भी छूटना नहीं चाहिए अच्छे नंबर के लिए, आखिर है तो टेक्स्ट बुक का ही पार्ट ना, पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन कब किस फॉर्म में आ जाए क्वेश्चन के। तो ये एक अगेन एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और उसके अलावा फिर थोड़ा सा मेडिकल फील्ड, डॉक्टर्स वाली फील्ड के बारे में उन्होंने कुछ जानकारी दी है कि जब हम कोई भी इंट्रावेनस इंजेक्शंस किसी भी पेशेंट को लगाते हैं तो उसको लगाने से पहले उसको हम डिज़ोल्व करते हैं एक ऐसे वाटर में जिसमें सॉल्ट मौजूद हो, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड के सॉल्ट कंपोजिशन से मैच करे। ठीक है, अगेन सेम वही लॉजिक है कि अगर वो मैच नहीं करेगा, एक्सेस हो जाएगा, तो जैसा फ्लोराइड आयंस एक्सेस होने पे हमें टूथ डिके कॉज कर रहा है, तो एक्सेस होने पर वो हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ बेकार चीज़ें कर सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंट्रावेनस इंजेक्शंस आर ऑलवेज डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, कंटेनिंग सॉल्ट एट पर्टिकुलर आयनिक कंसंट्रेशन। ठीक है, या फिर क्वेश्चन बोलूँ तो यार असर्शन रीजनिंग बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ से भी एमसीक्यू या फिर असर्शन रीजनिंग के लिए ये क्वेश्चन एक आ सकता है। फिर मुझे तो नीचे वाले पैराग्राफ में कुछ खास नहीं लगा तो मैंने उसको तो छोड़ दिया है। ठीक है, फिर नीचे का जो ये आखिरी का पैराग्राफ है, इसमें तो बहुत सारे छोटे छोटे आंसर्स बन रहे हैं। जैसे पहली ये जो लाइन है ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन बनेगा डिफाइन सॉल्यूशंस। तो हम बताएंगे कि सॉल्यूशंस आर इतना इतना होमोजीनियस मिक्सचर। फिर उसके बाद ये वाली जो तुम्हारी लाइन है, सेकेंड लाइन, बाय होमोजीनियस मिक्सचर से लेकर थ्रू आउट द मिक्सचर तक, यहाँ तक की जो ये लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस मिक्सचर्स।
कि एक व्यक्ति होमोजीनस मिक्सचर से क्या समझता है, ये वाली चीज़। और इसके अलावा आखिरी की जो लाइन है ये वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट्स। तो यहाँ से अगेन एक क्वेश्चन बन जाएगा डिफाइन सॉल्यूट। और उसके अलावा देखो यहाँ पे एक सॉल्वेंट का भी डिफाइन है, बट एक्चुअल में मुझे डिफाइन इतना पसंद नहीं आया, इसलिए इसमें हम थोड़े से मॉडिफिकेशंस करेंगे। इसमें लिखा है सॉल्वेंट का डिफाइन कि जनरली जो कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में सोल्यूशन में मौजूद होता है उसको सॉल्वेंट कहेंगे। ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ तुम और ऐड ऑन करो, इज़ नोन एज सॉल्वेंट एंड इट डिजॉल्व्स अदर सब्सटेंस। देखो बहुत ही सिंपल है, 9th क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी है कि जो डिज़ोल्व होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं और जो डिज़ोल्व करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो सिर्फ इतना कह देना कि जो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है उसको सॉल्वेंट कह दो, दिस इज मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। सो देयरफॉर इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर देंगे एंड इट डिज़ोल्व द अदर सब्सटेंसेस इन इट। ठीक है, जो अपने अंदर दूसरे सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। फिर इस पूरे पेज का जो आखिरी शब्द है उस आखिरी शब्द से क्वेश्चन आ सकता है बाइनरी सॉल्यूशंस। वैसे इस चैप्टर में हमको बाइनरी सॉल्यूशंस ही पढ़ने हैं, बट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है व्हाट आर बाइनरी सॉल्यूशंस। तो इसका आंसर तुम्हें नेक्स्ट पेज में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन ये है कि बाइनरी सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसके आंसर में बस ये लिख देना सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंपोनेंट्स आर नोन एज बाइनरी। तो ये इसका आंसर है। अब देखो ये जो नीचे का पूरा एंटायर चार्ट है, इसमें इसको किसी मार्किंग की नीड ही नहीं है। ये एंटायर चार्ट किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, या तो इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप एक एग्जांपल दीजिए जिसमें सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। ठीक है, तो एग्जांपल्स पूछ लेगा 1 मार्क के लिए, उस टाइप से आ सकता है। या फिर हो सकता है एक बड़ा सा थियरी क्वेश्चन भी बन जाए टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को लेकर। तो अगर लेट्स से टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को लेकर एक बड़ा थियरी क्वेश्चन बनता है तो फर्स्ट पॉइंट में सोल्यूशंस होते क्या हैं उनको डिफाइन कर देना, जो कि अभी अभी मैंने ऊपर डिफाइन मार्क करवाया है। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट में ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पूरा का पूरा ड्रॉ कर देना। और इसके अलावा ऐसा भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एक क्वेश्चन तो आ गया कि एग्जांपल दे दो, एक क्वेश्चन इसमें ये आ गया कि पूरा थ्योरी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पूरे डिस्कस कर लो। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि ऑलरेडी क्वेश्चन में तुमको एग्जांपल जो है वो दिया रहेगा। ठीक है, ऑलरेडी एग्जांपल जो है वो गिवन है, उस एग्जांपल को पढ़कर तुमको आइडेंटिफाई करना है कि उस एग्जांपल में सॉल्यूट कौन होगा एंड सॉल्वेंट कौन होगा। तो ये ऑब्वियस है कि जिस बंदे को ये चार्ट बहुत अच्छे से याद है, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, इसका एग्जांपल कौन है, वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 आराम से आंसर कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान से देखो, टोटल सोल्यूशंस यहाँ पे कितने हैं, 9। तो हो सकता है माइट बी किसी MCQ में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि जितना भी सॉल्यूट सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन है उस पूरे सॉल्यूट सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन में कितने टाइप के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। फिर आ जाते हैं नीचे वाले इसमें, जिसमें तुम्हें अलग अलग कंसंट्रेशंस के बारे में बताया गया जो कि तुमने ऑलरेडी 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, और उनके डिफाइंस हैं। तो इसमें मार्किंग ना पहले अपन पीछे से स्टार्ट करते हैं, मतलब आखिरी वाली कंसंट्रेशन से इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। अब इसकी आखिरी कंसंट्रेशन ये है मोलालिटी। तो देखो पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा, डिफाइन मोलालिटी। डन, तो ये अपने आप में क्वेश्चन बन गया। लेट से अगर एग्जाम में मोलालिटी का डिफाइन आता है तो सिर्फ डिफाइन मत लिख के आ जाना, साथ में ये फॉर्मूला लिखोगे तो अच्छा लगेगा चेकिंग करने वाले को। फिर दूसरा, जैसा कि मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया है, मोलालिटी एक्चुअल में वेट डिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। अगर वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता मोलालिटी की वैल्यू भी चेंज हो जाती। सो यही एडवांटेज है किसका, मास परसेंट का, ppm का, मोल फ्रैक्शन का एंड मोलालिटी का, कि ये सब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो कल को यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एडवांटेज, ठीक है, या फिर मेरिट्स,
अब किसके एडवांटेज है, किसके मेरिट, सबके, मोलालिटी के, ठीक है, और मास पर्सन के और पीपीएम के, किसी का भी एडवांटेज आए तो यही लिखना है। लेकिन ये एडवांटेज हमें तब नहीं लिखना है जब क्वेश्चन हमें मोलैरिटी के बारे में पूछा जाए, क्योंकि मोलैरिटी एक्चुअल में डिपेंड करती है वॉल्यूम पे, और वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज होगी, ठीक है। तो मोलैरिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दिस इज़ बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अगर मान के चलते हैं मोलैरिटी चेंज, वॉल्यूम चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, तो ऑब्वियस है कि मोलैरिटी भी चेंज होगी। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा कि सो विथ टेम्परेचर मोलैरिटी चेंजेस, ठीक है। टेम्परेचर के साथ साथ मोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है पूरा यहाँ तक कि मोलैरिटी के डीमेरिट्स क्या है। अगर हम अपनी कंसंट्रेशन को मोलैरिटी में एक्सप्रेस करेंगे तो उसके डीमेरिट्स क्या हैं, तो ये उसके डीमेरिट्स हैं। फिर उसके बाद ऊपर के पेज में आ जाओ, वहाँ मोलैरिटी का डिफ़ाइन है। तो देखो यार, ये तो साफ साफ मेरे को कुछ करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। पहली लाइन में एनसीईआरटी ने खुद डिफ़ाइन मार्क करके रखा है, तो ये डिफ़ाइन हो गया और ये उसका फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा और ऊपर आ जाते हैं पेज नंबर 35 में। तो यहाँ पर देखो, मोल फ्रैक्शन को हमें पहले डिफ़ाइन करना है, बट मोल फ्रैक्शन का डिफ़ाइन या एनसीईआरटी में है नहीं, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला है। तो उसका प्रॉपर स्टेटमेंट वाला डिफ़ाइन में लिखवा देती हूँ, कुछ नहीं लिखना है, सिंपल जो फॉर्मूले में लिखा है उसी को स्टेटमेंट में बना के लिखना है हम लोगों को, और ज़्यादा मेहनत कुछ करनी नहीं है। तो हम उसको ऐसे लिख लेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ कंपोनेंट इज डिफाइंड एज, अब डिफाइंड एज के बाद ज़्यादा क्या लिखना है, रेशो ऑफ, बस। अब रेशो ऑफ किसका, जो न्यूमरेटर में लिखा है, न्यूमरेटर में क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, रेशो लेना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट किसके साथ, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। यानी कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले के सारे शब्दों को बस स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, और जहाँ पे अपॉन का सिंबल होता है उसको हटाकर हम रेशो वाले वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया इसका डिफ़ाइन। इसको वैसे मार्क कराने की तो मुझे नीड नहीं है, बट मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक्स, ध्यान रखोगे तो अच्छा होगा, बट इसकी मैं क्या मार्किंग कराऊँ अब, और ठीक है। और इसके अलावा सिर्फ जस्ट फॉर्मूला, मतलब डिफ़ाइन मत लिख देना, उसके साथ फॉर्मूला लिखोगे तो बेटर रहेगा। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन नीचे से बन सकता है ये वाला, शोन दैट की जगह शो दैट कर लो। शो दैट इन अ गिवन सोल्यूशन सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, मतलब सारे मोल फ्रैक्शंस, मतलब अगर सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट है तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, 3 कंपोनेंट है तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू सी, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता है, 1। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर मैं यहाँ बाजू में लिखवा के दे रही हूँ, तुम फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट जब इसका आंसर मैं लिख लूँ तो उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज चॉइस तुम्हारी है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास हमारे सोल्यूशन में आई कंपोनेंट्स हैं। अब मैं यहाँ पे आई वर्ड का इस्तेमाल इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में भी आई वर्ड का इस्तेमाल किया है। तुम अगर बाजू की थोड़ी सी लाइंस में रीडिंग करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट्स इन द सोल्यूशन, और उनमें आई कंपोनेंट्स हैं तो ऑब्वियसली उन आई कंपोनेंट्स के मोल्स भी होंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि लेट Na, Nb, Nc डॉट 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 Ni तक बी द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जो कंपोनेंट्स उनमें मौजूद है उनके ये मोल्स हैं ऑफ द कंपोनेंट। अच्छा, अब उसके बाद अब हम लोग इन्हीं के मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 2, ये हो गया पॉइंट नंबर 3। तो अब देखो पॉइंट नंबर 3 में पहले ऐसा लिखना कि वी नो दैट मोल फ्रैक्शन का जो भी फॉर्मूला होता है, एक्स का जो भी फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एक मिनट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट
जो भी ऊपर एनसीईआरटी में फॉर्मूला है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ये पहले पूरा फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। ऐसा लिख लेने से हमने बता दिया एग्जामिनर को कि हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं। फिर बस लिखते जाओ। एक्स से बोलो क्या हो जाएगा, Na अपॉन एन टोटल, एन टी मतलब टोटल मोल्स, ठीक है, कॉमा एक्स बी इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन टोटल, एक्स सी बोलो क्या हो जाएगा, एन सी अपॉन एन टोटल। डन। एंड सिमिलरली अगर मैं आई कंपोनेंट्स के लिए लिखना चाहूँ तो एन आई अपॉन एन टोटल। फिर अगर फोर्थ पॉइंट में हमें कुछ नहीं करना है, जितने भी हमने मोल फ्रैक्शंस के कंपोनेंट्स लिए हैं उनको बस ऐड कर दो। लेफ़्ट वाला हिस्सा लेफ़्ट वाले हिस्से से ऐड हो जाएगा, राइट वाला हिस्सा डॉट 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 डाल देना, क्योंकि सी के बाद बीच में और भी कंपोनेंट्स हैं, हम वो लिख नहीं रहे। तो एन ए अपॉन एन टी प्लस एन बी अपॉन एन टी प्लस एन सी अपॉन एन टी डॉट 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 एन आई अपॉन एन टी। देखो डिनोमिनेटर सेम है, बेसिक मैथ्स। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को बिना किसी तकलीफ के ऐड कर सकते हैं, और सारे मोल्स ऐड होकर न्यूमरेटर में क्या बनाएंगे, टोटल मोल्स। तो इस तरीके से फाइनल आंसर कितना आया, 1, और हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। बस यहाँ पे लिख लेना यहाँ वाली स्टेप में कि वेयर एन टी इक्वल टू टोटल मोल्स, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके मोल्स, यानी कि ये भी लिख सकते हो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डॉट 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 एन आई तक, ठीक है। तो ये एक हो गया अपना। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये आ सकता है, ये देखो कि मोल फ्रैक्शन की एप्लीकेशन क्या है। तो ये जो पूरी की पूरी लाइन है, मोल फ्रैक्शन यूनिट इज़ वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, से वेपर प्रेशर विद कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन वगैरह 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 वगैरह। ये सब अभी तुम पढ़ चुके हो, क्योंकि ये चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ और तुमको पता है राउल्ट्स लॉ में हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा है, हेनरी लॉ में हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर में हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा है। तो बेसिकली ये जो पैराग्राफ है वो यही बताना चाह रहा है कि मोल फ्रैक्शन को आप आगे जाके जब भी इस्तेमाल करेंगे, वेपर प्रेशर के साथ इस्तेमाल करेंगे, गैसेस के मिक्सचर के साथ इस्तेमाल करेंगे, इन सब कंसेप्ट्स में आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि एप्लीकेशन या फिर सिग्निफिकेंस किस चीज़ का, ऑब्वियस है मोल फ्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म में मैं उसको एमएफ लिख रही हूँ। फिर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ख़त्म होता है, ऊपर में आते हैं। ऊपर में देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का डिफाइन उसने ऑलरेडी लिख कर दिया है। ये देखो थर्ड लाइन में दिया है, इट इज़ अ मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो ये तो हो गया डिफाइन, हम बच गए, ठीक है, ज़्यादा हमें लिखने की नीड नहीं पड़ी। अच्छा, जस्ट इसी के ऊपर कुछ लिखा है कि मास बाय वॉल्यूम वाला जो कंसेप्ट है, जैसे अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तुम क्या पढ़ते हो न्यूमेरिकल्स में, 30% मास बाय मास, तुम पढ़ते हो 30% लेट्स से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है ये इन्होंने बताया है यहाँ पर, इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि एप्लीकेशन क्या है, किस फील्ड में इस्तेमाल होता है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, ये क्वेश्चन तैयार हो सकता है। फिर इसके ऊपर वाले पैराग्राफ की अगर मैं मार्किंग करूं तो इस पैराग्राफ का तो एक ताबड़तोड़ सवाल यहाँ पे बनेगा, वो ये बनेगा कि भाई हमारे अभी जिस रीजन में हम रहते हैं वहाँ तो इतनी मतलब ठंडी नहीं पड़ रही कि कार में एंटी फ्रीज़र डालने की नीड पड़े, एंड अलग से अदरवाइज़ आपको लिक्विड्स कई बार इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि जमे ना। अब जो हम सॉल्यूशंस इस्तेमाल करते हैं एंटी फ्रीज़र के तौर पर वो होता है इथिलीन ग्लाइसॉल। तो पहले तो इथिलीन ग्लाइसॉल को लेकर अपने आप में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया एग्जाम्पल दीजिए एक एंटी फ्रीज़र का। तो ये तो अपने आप में 1 मार्क माइट बी MCQ बन गया। फिर उसके बाद ये है कि हम इथिलीन ग्लाइसॉल की कोई भी कंसंट्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, जब हम उसको एज एन एंटी फ्रीज़र इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे लिखना है नहीं, हम वहाँ पे स्ट्रिक्टली अगर इथिलीन ग्लाइसॉल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो 35% वेट बाय वेट सोल्यूशन ही हम इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, ये पूरा इसका आंसर है, और यहाँ से इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है कि वाई वी यूज़ 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ
इथिलीन ग्लाइसॉल, ठीक है, एज एंटीफ्रीज़र। क्योंकि इतनी परसेंटेज का अगर तुम कंसंट्रेशन इस्तेमाल करोगे तो वो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसे -17.6 डिग्री सेल्सियस तक ले आएगा, ठीक है। अलग कंसंट्रेशन इस्तेमाल करोगे तो अलग टेम्परेचर तक लेकर आएगा। डन। तो इसीलिए मैं पूरी मार्किंग आखिरी में करा रही हूँ, क्योंकि चैप्टर फिनिश कर लिया है तो अब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है कि जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर चैप्टर की स्टार्टिंग में मार्किंग करा देती तो चीज़ें से मार्क हो जाती, समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती। फिर पार्ट्स पर मिलियन वाली अपन मार्किंग कर लेते हैं। अगेन हमारा काम यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया है। इसने हम लोगों को सिर्फ पार्ट्स पर मिलियन का यार फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसका डिफाइन ही नहीं है। खैर वो डिफाइन मैं लिखवा देती हूँ, बट पहले बाकी मार्किंग कर लेते हैं इसकी। देखो अब इसमें आखिरी लाइन इसकी मार्क करो। जैसे हमने ये किया कि मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, मास बाय वॉल्यूम का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, तो यहाँ देखो आखिरी लाइन लिखी हुई है कि इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर कहाँ पे करते हैं, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे। तो जब भी किसी भी केस में सॉल्यूट अगर ट्रेस क्वांटिटीज़ में बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद है, चाहे वो एयर में पाया जाने वाला पोल्यूटेंट हो, पानी में पाया जाने वाला पोल्यूटेंट हो, किसी फूड आइटम में पाया जाने वाला कोई केमिकल हो, जब भी उसकी क्वांटिटी कम होगी तब हम लोग उसको उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ppm। कभी कभी ppb भी इस्तेमाल होता है, तुम्हारी बुक में नहीं है। m फॉर मिलियन, b फॉर बिलियन, सिंपल सॉर्टेड। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक आखिरी चीज़ है, उसको अंडरलाइन करते हैं। इस पैराग्राफ के एंडिंग में अंडरलाइन कर लो कि जो हमारा पोल्यूटेंट होता है, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो कंसंट्रेशन उसकी एटमॉस्फेयर में हो, उसके लिए या तो हम ppm इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर इनवर्स ये इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में ये पूरी की पूरी मार्किंग में करवा ही इस दो इम्पॉर्टेंट शब्द के लिए रही हूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है, इसको नहीं भूलना। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाउ द कंसंट्रेशन इज़ एक्सप्रेस्ड वगैरह वगैरह, अगर पोल्यूटेंट है तो। फिर उसके बाद अब बात आती है पार्ट्स पर मिलियन का डिफ़ाइन लिखने की। तो अगेन मैंने कहा कि डिफ़ाइन लिखना कोई कठिन बात नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो बस उसी के शब्दों को स्टेटमेंट में लिख डालो, अपॉन को हटा के रेशो कर दो, ठीक है। तो हम उसमें लिखेंगे ppm इज़ डिफाइंड एज, अब देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में ppm लिया है, तुम अगर एग्ज़ाम में आता है तो पूरा लिखना, ठीक। किसका रेशो लेना है हमको, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट इन मिलियन, ठीक है, मिलियन इन मिलियन टू द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टू द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। कुछ नहीं है, जो डिफाइन फॉर्मूले में लिखी है उसी को उठाओ, रेशो वर्ड लगाओ और छाप दो, ख़त्म। तो इस पेज की मार्किंग यहाँ ख़त्म होती है। फिर ऊपर में आ जाते हैं। ऊपर में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंटेज मास बाय मास, दैट इज़ वेट बाय वेट, ये सब है। तो अगेन देखो यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट का डिफ़ाइन नहीं है, तो क्या मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि तुम इसका डिफ़ाइन लिख लोगे? कैसे लिखोगे, मैं डिक्टेट कर लेती हूँ, तुम लिख लेना। इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द मास ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। अब सोल्यूशन इसमें कितना होता है, 100 ग्राम। तो देखो अपन ने नीचे यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम का डिफ़ाइन लिखा है, तो उसी डिफ़ाइन को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लो। इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये हो गया हमारा मास बाय मास, दैट इज़ वेट बाय वेट का डिफ़ाइन। सिमिलरली वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का भी डिफ़ाइन तुम लिख सकते हो, बस फ़र्क इतना है कि जहाँ मैंने अभी मास वर्ड इस्तेमाल किया है इसको हटा के तुम वॉल्यूम कर लेना, और जहाँ मैंने अभी 100 ग्राम वर्ड का इस्तेमाल किया है उसको हटा के तुम 100 ml कर लेना। तो ये वाला डिफ़ाइन मैं तुम्हारे लिखने के लिए दे रही हूँ, और एग्ज़ाम में
जब डिफाइन आए तो साथ में फॉर्मूला भी लिख डालना। और इसके अलावा यहाँ पे भी एप्लीकेशन वाला पार्ट है जो हम मार्क कर सकते हैं कि जो मास बाय मास परसेंटेज है उसको हम ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री ने कुछ केमिकल बनाया लाइक से H2SO4, तो लिख के आता है ना, जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करते हैं कि फलाना फलाना H2SO4 30% H2SO4 है वेट बाय वेट। तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म 30%, मतलब 30 ग्राम H2SO4 मौजूद है 100 ग्राम के सोल्यूशन में, बाकी 70 ग्राम उसमें सॉल्वेंट है। तो इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन है इसका। और इससे क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा अगेन एप्लीकेशन, जैसे पीछे अपने एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन मार्क किए हैं वैसे ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। अब आ जाओ ऊपर के पैराग्राफ में, इसमें मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, निम्न स्तर का सवाल बन सकता है, बट मैं बना दे रही हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि अगर मैं खुद कभी एग्ज़ाम सेट कर रही होती बोर्ड्स का तो मैं ये सवाल कभी डालती कि हाउ कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो ऑब्वियसली कंपोजिशन एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, कंसंट्रेशन। तो इतना लो ग्रेड सवाल तो मैं नहीं डालती, बट हम लोग मार्किंग कर रहे हैं तो जितनी पॉसिबल मार्किंग हो सकती है सब कर लेते हैं। फिर अब देखो यहाँ पे 2 शब्द हैं, उनको थोड़ा मार्क कर लो। यहाँ पे डाइल्यूट वर्ड है, ठीक है, तो कल को यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाइल्यूट, ठीक है, ये आ सकता है शायद, नॉट श्योर, मीन बाय द टर्म डाइल्यूट। हमारा काम है मार्किंग करना और पढ़ना बाय द टर्म डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। तो उसी के बाजू में देखो कंसनट्रेटेड की भी डिफाइन ब्रैकेट में लिखी है कि कंसनट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, और डाइल्यूट का मतलब वो होता है जिसमें थोड़ा सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। अच्छा, और उसके अलावा ये देखो जो आखिरी लाइन है ये थोड़ी इम्पोर्टेंट तो नहीं बोलेंगे, बट इससे भी एक छोटा मोटा क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है। इसमें ये बताना चाह रहा है कि डे टू डे लाइफ में हम क्वालिटेटिव जो तरीका है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, उससे ज़्यादा प्रेफर हम करते हैं क्वांटिटेटिव तरीके को। तो ध्यान रखना क्वालिटेटिव तरीका जो है उससे बेटर है, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन आपका बेटर है। ये कल को एक माइट भी छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि कौन सा मेथड बेटर है, क्वांटिटेटिव की क्वालिटेटिव। अब सवाल ये है कि मैडम आपने तो क्वांटिटेटिव पढ़ाया ही नहीं। अरे यही तो क्वांटिटेटिव है, मोलैरिटी, ppm, मास परसेंटेज, मास वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, यही क्वांटिटेटिव है। तो क्वांटिटेटिव बेटर है, ये जो भी मेथड आप पढ़ रहे हो ABCD ये बेटर है। तो फिर क्वालिटेटिव कौन है? ये जो 2 शब्द है ना यहाँ पर, ये 2 प्यारे प्यारे शब्द जो हैं यहाँ पे, कौन से, एक शब्द हो गया डाइल्यूट और दूसरा शब्द हो गया कंसनट्रेटेड। इन्हीं दोनों शब्दों को कहते हैं क्वालिटेटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन। तो अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि किसी भी कंसंट्रेशन को क्वालिटेटिवली बताने का तरीका क्या है, क्वालिटेटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, तो हम उसका जवाब ये देंगे, या तो हम उसको डाइल्यूट बोलेंगे या तो हम उसको कंसंट्रेटेड बोलेंगे। और क्वांटिटेटिव तरीका क्या है? तो क्वांटिटेटिव तरीके में सब आएगा, मोल फ्रैक्शन, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, ppm, जितना भी तुम यहाँ पॉइंट 1 से पढ़ रहे हो सब कुछ। तो बस आज की मार्किंग हम लोग यहीं पे रोकते हैं। कल मैं सॉल्युबिलिटी वाला जो सेक्शन है इसकी मार्किंग करवा दूँगी, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी से हम स्टार्ट करेंगे और हेनरी लॉ की जो एप्लीकेशंस है वहाँ तक चलेंगे, यानी कि राउल्स लॉ शुरू होने से पहले तक, ठीक है। तो अभी फिर आज का वीडियो यहाँ पे रोकते हैं।